हेलो फ्रेंड्स, मैं थ्रिके आप सबका स्वागत करता हूं आपके और अपने चैनल में होम स्टडी में। अगर आपने अब तक हमारा होम स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके नए नए प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी है तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करके नए वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे और जब भी हम उसको अपलोड कर देंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स फॉर द मेकिंग द स्टडी ईजी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्पर गियर पार्ट 1, जिसमें हम आपको स्पर गियर को रिक्वायर्ड जो भी फॉर्मूले उनके बारे में स्टडी बताएंगे, जिसमें आप पूरे तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कि किस तरह के प्रॉब्लम्स लगते हैं और कैसे उनको यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उन फार्मूलों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी होगी और अपने साथ रखनी होगी, जिसकी वजह से आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दी है उसके ऊपर क्लिक करके वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें हम स्पर गियर को लगने वाले हर एक फार्मूले के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उन दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए जो हर एक गियर के प्रॉब्लम में आते हैं। वो है पीटी और पीआर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब भी वन गियर अनदर गियर को रोटेट करता है, वहाँ एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होता है जिसको हम पीएन कहते हैं। जब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इन दो कंपोनेंट में, तब हमें एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक अनदर इज दैट रेडियल कंपोनेंट, ऐसे दो कंपोनेंट मिलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, रिजल्टेंट फोर्स है और उसको रिजॉल्व करने के बाद हमें पीआर और पीएन ऐसे दो रिजॉल्व फोर्सेस मिलते हैं, जिसका नाम टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स होता है। तो पीटी इज द यूजफुल फोर्स फॉर अस बिकॉज by using this force we can calculate easily the torque, and if once we got the torque, then it is very easy to find out the power. So PT is the useful force for us, and PR is the radial force. It is also called as the separating force, which tries to separate the both gears. जो PT है उसका डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होता है फॉर ड्राइवर। जो भी गियर अनदर गियर को रोटेट करता है उसे ड्राइवर गियर कहते हैं, और उसके अपोजिट में ये पीटी फोर्स रहता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, O1 इज द ड्राइवर गियर है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीटी फोर्स है, और ड्रिवन गियर के लिए वो उसके डायरेक्शन में होता है, और पीआर जो होता है वो हमेशा उसके उस सेंटर ऑफ द गियर के तरफ उसका डायरेक्शन रहता है। इन दो चीज़ों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में इंक्लूड रहता है। पीटी और पीआर इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस। विदाउट देम वी कैन नॉट कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स परफेक्टली। सो दिस टू कंपोनेंट्स आर वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। सो उसके वजह से ही मैंने आपको इनिशियली में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पीटी ड्राइवर के लिए अपोजिट डायरेक्शन में रहता है और ड्रिवन के लिए विथ डायरेक्शन रहता है, और पीआर हमेशा सेंटर ऑफ गियर के तरफ रहता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लूँगा। सिंपली 3 गियर का ट्रेन है, जिसमें ए गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, बी गियर आइडलियर गियर है, और बी की वजह से सी गियर रोटेट हो रहा है। तो इसका फोर्स एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से पीटी और पीआर एक्ट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी इन दो गियरों को कंसिडर करना है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ए और बी में ए इज द ड्राइवर गियर, ए की वजह से बी गियर रोटेट हो रहा है। तो पीटी जो भी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है गियर ए के, और पीटी फॉर बी इट इज द इन द डायरेक्शन ऑफ द पीटी गियर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीटी ऑलवेज अपोज करता है रोटेटिंग गियर को जो ड्राइवर होता है, और ड्रिवन गियर के अलोंग द डायरेक्शन रहता है। अब हम जब
बी और सी को कंसिडर करते हैं, इसमें अब बी ड्राइवर है क्योंकि ए की वजह से बी रोटेट होता है और बी की वजह से सी रोटेट होता है। तो बी इज द नाउ ड्राइवर एंड सी इज द ड्रिवन। अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि PT इज अपोजिंग टू द बी गियर एंड along the direction with the C gear। और अगर आप देख रहे हैं तो PR इज तीन ही जगह आप देख लीजिए, नहीं कहाँ का टच कर रहा हूँ वहाँ कि PR इज द along with the center of the gear। सो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूजफुल होगा। तो फोर्स एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको उनके डायरेक्शन में बारे में बताया, तो उन फोर्स को एनालिसिस मतलब उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो जैसे कि हमें नॉर्मली टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो उसी फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। जैसे कि मैंने इधर लिख दिया है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। सो फोर्स को रिप्लेस किया जाता है PT से और रेडियस डायमीटर डिवाइड बाय 2। इस तरह से MT का फॉर्मूला क्रिएट होता है, तो उसके ऊपर से हम PT को कैलकुलेट कर सकते हैं 2MT डिवाइड बाय D। और पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है 2 पाई NT डिवाइड बाय 60। तो हमें उसी फॉर्मूले के ऊपर से न्यूटन MM में टॉर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट करके रखा है इधर 60 इंटू 10⁶ इंटू किलोवाट। किलोवाट मीन्स पावर को आपको किलोवाट में इधर रखना है, डिवाइड बाय 2 पाई N। N इज द स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक बार आपने PT कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है PR इज इक्वल टू P2 इंटू tan अल्फा। अल्फा इज द प्रेशर एंगल विच इज नेचुरली गिवन इन द फॉर्मूलाज। अगर आपको अल्फा की वैल्यू दी नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हैं 20 डिग्री। अलॉन्ग दिस अगर आप 20 डिग्री कंसिडर करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज द 18। तो इसी के साथ ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें फोर्स एनालिसिस करके पॉइंट है, इसके ऊपर ही हम आगे के फॉर्मूलिंग को रिजॉल्व कर लेंगे। तो बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गियर टूथ, हमें लिविस का इक्वेशन है, लिविस ने हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया है कि बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गियर टूथ। इसका डेरिवेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो VV भंडारण में 672 नंबर पेज पर आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा। इस सेशन में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक फार्मूला ध्यान में रखना है और फार्मूला है SB इज इक्वल टू M इंटू B इंटू सिग्मा B इंटू Y। SB इज द बीम स्ट्रेंथ विच इज मेजर्ड इन द न्यूटन। M इट इज़ द मॉड्यूल ऑफ द गियर, यूजुअली आपको मालूम है। B इज द फेस विड्थ ऑफ द गियर। सिग्मा B इट इज़ द परमिसिबल स्ट्रेस जो कैलकुलेट करते हैं SUT डिवाइड बाई 3। और Y इज द लिविस फॉर्म फैक्टर। According to the condition SB is greater than or equal to the P effective। इफेक्टिव लोड जो भी गियर पे आता है वो हमेशा डिज़ाइन स्ट्रेंथ से भी कम होना चाहिए, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हैं। तो गियर में हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना होता है, हमारा मेन एम जो होता है वो डायमेंशन कैलकुलेट करना। और डायमेंशन कैलकुलेट करना मतलब मॉड्यूल फाइंड आउट करना। तो मॉड्यूल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। वन मेथड इज द बीम स्ट्रेंथ बेस्ड मेथड और अनदर इज अ वेयर स्ट्रेंथ बेस्ड मेथड। तो जब भी जिस प्रकार से प्रॉब्लम में इंक्लूड किया होता है उस प्रकार से हम मॉड्यूल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए इफेक्टिव लोड कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बीम स्ट्रेंथ में इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स है, बीम स्ट्रेंथ में हो या वेयर स्ट्रेंथ में हो, इफेक्टिव लोड कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए हमारे पास 2 स्टेजेस है, उसके अनुसार प्रीलिमिनरी स्टेज और फाइनल स्टेज। प्रीलिमिनरी स्टेज क्या है, इसमें वेलोसिटी फैक्टर को हम कंसिडर करके इफेक्टिव फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। और फाइनल स्टेज जो है उसमें डायनामिक लोड का कंसिडरेशन किया होता है। प्रीलिमिनरी स्टेज फाइनल स्टेज को क्यों डिज़ाइन किया गया, क्योंकि वेलोसिटी फैक्टर के कई डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशन है, इसकी वजह से डायनामिक लोड का जो फाइनल स्टेज है उसको क्रिएट किया गया है।
लेकिन यूजुअली अगर न्यूमेरिकल में बताया है कि वेलोसिटी फैक्टर को अकाउंट में लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सिर्फ वेलोसिटी फैक्टर को ही कंसिडर करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर वहाँ मेंशन किया है कि आपको डायनामिक लोड को भी कंसिडर करना है, तो हम डायनामिक लोड की कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हम प्रीलिम स्टेज के बारे में जान लेते हैं। यूजुअली हमारे पास एक फॉर्मूला है, पी इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लोड इज इक्वल टू सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी। सी एस इज द सर्विस फैक्टर, सी वी इज द वेलोसिटी फैक्टर। सर्विस फैक्टर यूजुअली हमें न्यूमेरिकल में दिया होता है, प्रॉब्लम में आपको सर्विस फैक्टर की वैल्यू दी होती है, डायरेक्टली हमें वो लेनी है। यूजुअली वो 1.522 होती है। अगर नहीं दिया है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला इज दैट सी एस इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क। ये दोनों का रिलेशन आपको दिया होता है। यूजुअली न्यूमेरिकल में आप देखोगे तो मैक्सिमम टॉर्क इज द 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क इज इक्वल टू 1.5 होता है। तो सी वी इज द वेलोसिटी फैक्टर। वेलोसिटी फैक्टर को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम है तो सी वी इज इक्वल टू 3/3 प्लस वी। अगर 20 मीटर पर सेकंड से कम है तो 6/6 प्लस वी, और 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो 5.6/5.6 इन रूट वी। वेलोसिटी अगर प्रॉब्लम में दी नहीं है तो आपको कंसिडर करना होगा 5 मीटर पर सेकंड और कैलकुलेट करना होगा सी वी इज इक्वल टू 3/3 प्लस वी। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.375 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऐसे वैल्यू ध्यान में रखिएगा। इसका फ़ायदा होता है एग्जाम में आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एक बार आपने सी वी सी एस की कैलकुलेशन कर ली तो दोनों वैल्यू उसमें पुट करना है। पी टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है मैंने ऊपर बता दिया है, और पी इफेक्टिव को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बार आपने पी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लिया तो आप उसे एस बी इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस फॉर्मूले में डालकर अनदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पी इफेक्टिव कैलकुलेट करने का फाइनल स्टेज, अनदर स्टेज, जिसमें वेलोसिटी फैक्टर इज नॉट अकाउंटेड। सो इसमें क्या है, इक्वेशन इज दैट पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस इंटू पी टी प्लस पी डी। अब इसमें नया फैक्टर क्या है, पी डी। पी डी इज द डायनेमिक लोड। सी एस आपको मालूम है, पी टी आपको मालूम है। अब पी डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको मशीन डिज़ाइन में स्पर गियर में ये एक ही फॉर्मूला ऐसा है जो नया है आपके लिए और ध्यान में रखने के लिए इजी है, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। हमारे मैक्सिमम मिस्टेक्स जो होते हैं वो इसी फॉर्मूले में होते हैं और इसी कैलकुलेशन में होते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है कि परफेक्ट आंसर फाइंड आउट करने का। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, पी डी इज इक्वल टू 21V इंटू सी इंटू बी सी इंटू ई इंटू बी प्लस पी टी डिवाइड बाय 21V प्लस इन रूट ऑफ सी इंटू ई इंटू बी प्लस पी टी। तो आपको इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान रखना है ये बताने की जरूरत नहीं, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि सिंपल है। 21V इंटू सी इंटू ई इंटू बी प्लस पी टी, ये कॉमन है। सिर्फ क्या है, नीचे उन दोनों के बीच प्लस आ गया है और सी इंटू ई इंटू बी प्लस पी टी ये वैल्यू रूट में आ गई है। तो आप इजीली इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब आपको वेलोसिटी मालूम है, पी टी मालूम है, बी भी मालूम है, पेस विड्थ। नए फैक्टर्स 2 है इसमें, वो है सी विच इज कॉल्ड एज अ डिफॉर्मेशन फैक्टर और ई इट इज द सम ऑफ द एरर। सम ऑफ द एरर मीन्स एरर ऑफ अ पिनियन एंड एरर ऑफ द गियर। अब चैलेंजिंग टास्क ये है कि आपको एरर फाइंड आउट करना होता है जो यूजुअली माइक्रोन में आता है। तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो चार्ट में रहता है, लेकिन उसके पहले आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। फाई इज द टॉलरेंस फैक्टर एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय फाई इज इक्वल टू एम प्लस 0.25 इन रूट डी। अगर आप फाई फॉर पी मतलब पिनियन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो डी पी, अगर आप गियर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो डी जी। इस प्रकार से आप 5P और 5G कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आपने 5P और 5G को कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास एक चार्ट रहता है जो ग्रेड के अनुसार रहता है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है
वैसे एक्यूरेसी या हाईएस्ट एक्यूरेसी ऑफ द गियर गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो वो जो भी फाई की वैल्यू आएंगी अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, जो आपको प्रॉब्लम में बताया होता है कि गियर को आप ग्रेड 6 से डिज़ाइन कीजिए या ग्रेड 7 से डिज़ाइन कीजिए, तो उसके अनुसार उसके कोरिलेटेड जो वैल्यू है उसको पिकअप कर लीजिए और उसमें फाई की वैल्यू डालकर आप एरर को कैलकुलेट कर लीजिए। वो माइक्रोन में आता है, उसे आपको mm में लेकर उस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो अगर समझ लीजिए 6 नंबर का ग्रेड आपको बताया गया है, तो 6 नंबर के ग्रेड के लिए 8.00 प्लस 0.63 इंटू 5 ये फॉर्मूला है। 5 की वैल्यू उसमें रख दीजिए, उसे कैलकुलेट कर लीजिए और वो जो भी एरर आएगा वो एरर इस फॉर्मूले में रख दीजिए। सी डिफॉर्मेशन फैक्टर आपको न्यूमेरिकल में दिया होता है, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू लेकर उस फॉर्मूले में पुट करना है और पीडी कैलकुलेट करना है। और पीडी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसे इस पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस इंटू पी टी प्लस पी डी में रखकर पी इफेक्टिव को कैलकुलेट करना है। उसके बाद अब हमें देखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ अ मॉड्यूल बेस्ड ऑन द बीम स्ट्रेंथ। मतलब अब मेन फैक्टर की ओर हम जा रहे हैं कि मॉड्यूल को फाइंड आउट कैसे करना है। उसमें 2 मेथड मैंने आपको बता दिए कि हम मॉड्यूल बीम स्ट्रेंथ के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं और वेयर स्ट्रेंथ के ऊपर। अब बेसिकली एक फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको इससे पहले भी, एस बी इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इंटू एफ एस। एक फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, रखने की कोई ज़रूरत नहीं। यूजुअली मशीन डिज़ाइन हो या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, ये सभी को मालूम होता है कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है या डिज़ाइन लोड जो है एक्चुअल लोड से हमेशा ज़्यादा होता है। इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं। तो आपको पी इफेक्टिव का भी फॉर्मूला मालूम है, पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी। सिर्फ पी टी को रिप्रेजेंट करना है टॉर्क के फॉर्म में। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि कैसे हम लिखते हैं 2mt अपॉन डी। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूलों को रखते जाना है, एक इसलिए कि मॉडल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए आगे कैसा होता है, सी एस अपॉन सी वी 2 अपॉन डी इंटू एम टी को रिप्लेस किया, 2 पाई एम टी डिवाइड बाई 60 का जो भी हमारे पास पावर का फॉर्मूला है उसे रिप्लेस कर दिया, तो 60 इंटू 10⁶ इंटू किलोवाट डिवाइड बाई 2 पाई एन। अब डायमीटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है मॉडल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ अपॉन डायमीटर। सो डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू जेड। सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत बता दिया। मॉडल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ अपॉन डायमीटर, सॉरी डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। सो डायमीटर इज इक्वल टू मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। ये फॉर्मूला हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो फाइनली हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 60 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई पाई इंटू के डब्ल्यू इंटू सी एस अपॉन एम इंटू जेड इंटू एन इंटू सी वी। ये 1 नंबर का इक्वेशन हो गया। एस बी इज इक्वल टू आपको मालूम है एम इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू वाई। तो एम को हमने रिप्लेस कर दिया एम स्क्वेयर बी बाई एम इंटू सिग्मा बी इंटू वाई। एक इसलिए क्या है, यूजुअली अगर फेस विड्थ की वैल्यू हमें दी नहीं होती है फॉर्मूले में, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन है b बाई एम, ए रेशो 10 होता है। तो वो ईजीनेस लाने के लिए इसको ऐसे किया है एम स्क्वायर इंटू बी बाई एम इंटू सिग्मा बी इंटू वाई। तो अब क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले जो भी आ गए उनको इक्वेट करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एस बी इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इंटू एफ एस, और पी इफेक्टिव की एक वैल्यू हमें यहाँ इक्वेशन 1 में मिल गई है और एस बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में। तो उन दोनों को इक्वेट करना है। उन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें सिर्फ इधर की वैल्यू उधर और उधर की वैल्यू इधर लाना है। तो यम को हम जो यहाँ नीचे यम है, इस यम को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज़ है उनको राइट हैंड साइड में लाएंगे। तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि इस प्रकार से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, एम क्यू इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई पाई इंटू के डब्ल्यू इंटू सी एस इंटू एफ एस अपॉन जेड इंटू एन इंटू सी वी बी बाई एम एस यू टी बाई 3 इंटू वाई। सिग्मा बी को रिप्लेस किया है एस यू टी बाई 3, क्योंकि सिग्मा बी कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो एम क्यूब है, तो हमें फाइंड आउट एम करना है। तो सिर्फ जो भी क्यूब है उसे राइट हैंड साइड में लेना है, वो 1/3 होगा।
और इस प्रकार से हम मॉड्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह हो गया बेसिस ऑन द स्ट्रेंथ, बीम स्ट्रेंथ बेसिस मॉड्यूल की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं ये देख लिया। अब हमें एस्टिमेशन ऑफ अ मॉड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेयर स्ट्रेंथ देखना है कि वेयर स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें वेयर स्ट्रेंथ के बारे में जानना होगा। वेयर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला है, एस डब्ल्यू इज इक्वल टू बी इंटू क्यू इंटू डी पी इंटू के। के इज द बकिंगहैम्स इक्वेशन। ये जो भी इक्वेशन है इसे बकिंगहैम्स इक्वेशन फॉर वेयर स्ट्रेंथ ऐसे कहते हैं। इसमें जो भी नए फैक्टर्स है वो है क्यू एंड के भी आपको मालूम है, टीपी डायमीटर ऑफ पिनियन भी आपको मालूम है। तो क्यू इज द रेशियो फैक्टर एंड के इज द लोड स्ट्रेस। क्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू जेड जी अपॉन जेड जी प्लस जेड पी फॉर एक्सटर्नल गियर्स एंड 2 इंटू जेड जी अपॉन जेड जी माइनस जेड पी फॉर इंटरनल गियर्स। जेड जी नंबर ऑफ टूथ ऑन द गियर एंड जेड पी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। और के जो है लोड स्ट्रेस फैक्टर, उसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 0.16 इंटू बी एच एन अपॉन 100 रेस टू स्क्वेयर। तो ये दो फॉर्मूलों के ऊपर से हम एस डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, के और क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके एस डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें मॉड्यूल फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑन द एस डब्ल्यू। जैसे हमने बीम स्ट्रेंथ में देखा था कि मॉड्यूल फाइंड आउट करने के लिए बीम स्ट्रेंथ में जैसा ही किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर इधर करना है। एस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इनटू एफ एस, यूजुअली वही फॉर्मूला है, सिर्फ एस बी को एस डब्ल्यू से रिप्लेस किया है। यहाँ भी वही प्रोसेस है सेम, पी इफेक्टिव इज इक्वल टू फिर से सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी, ए नॉर्मल फॉर्मूला। पी टी की वैल्यू टॉर्क में रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद वही सेम इक्वेशन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। अब क्या करना है, एस डब्ल्यू का फॉर्मूला जिसमें एम स्क्वायर इंटू बी बाई एम जेड पी इंटू क्यू इंटू के, सेम फॉर्मूला यहाँ भी आ गया है। सिर्फ चेंजेस कुछ भी नहीं आते इसमें, सेम ही है तो होता है। सिर्फ यहाँ चेंज ये आता है कि यहाँ बी इंटू क्यू इंटू डी पी इंटू के है, वहाँ एम इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू वाई है। तो यहाँ सिर्फ एस डब्ल्यू के फॉर्मूले में चेंज आता है। अब क्या करना है, हम इन दोनों फार्मूलों को इक्वेट करना है और यहाँ से एम क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। चेंज सिर्फ इतना ही आता है, वहाँ जेड पी होता है, यहाँ जेड पी स्क्वेयर होता है। ये इतना ही चेंज उन दो फार्मूलों में है। आप थोड़े से फार्मूले की लिस्ट जो भी आपने अभी डाउनलोड कर लीजिए, उसे देख लीजिए और ये अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने तो आपका काम सिंपल कर दिया है। आपके ये पूरी तरह से फॉर्मूले ध्यान में आए होंगे कि किस प्रकार के फॉर्मूले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लगने वाले हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स को ईजी तरह से सॉल्व करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए